नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छठी क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है, अध्याय संख्या 8 को। और इसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक है। और यहाँ पे एक छात्र है प्रभाकर। हमेशा एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ होता है। तो प्रभाकर कहाँ देखता है? लोहारों को काम करते हुए देखता है। वहाँ क्या कुछ बन रहे थे, जैसे कुल्हाड़ी और हसिया जैसे औजार बेचने के लिए रखे हुए थे, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर क्या हो रही थी? तो भट्ठी जल रही थी और औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। और ये सब उसे देख के अच्छा लग रहा था। आज भी हम लोग देखते हैं बहुत जगह इंडिया में जेसीबी की खुदाई होती है तो कितनी सारी भीड़ लग जाती है, या फिर कहीं पे वेल्डिंग वगैरह का काम होता है तो लोग भीड़ लगा के देखने लगते हैं। तो ये तो बच्चा ही है, तो इसकी जो जिज्ञासा है वो तो जाहिर है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। तो लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसी बात को, ठीक है, अपने नोट पे में लिख लीजिए। उम्मीद है आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। तो कब हुआ इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग? लगभग 3000 साल पहले। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं। और अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से क्या हुआ? तो कृषि का उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ औजार हैं, इसको पहचानते होंगे आप लोग। ये सभी ये तो देखा ही होगा, है ना। जो ये पहला वाला है वो तो देखा ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो: हसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। और लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाना है जिनका प्रयोग रोज़मर्रा के जीवन में किया जाता है। तो ये बच्चों के लिए कार्य है, रहने दीजिए, आप मत कीजिएगा, है ना। आगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए जो अन्य कदम थे उसको देखते हैं। तो पहला है सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आगे चलते हैं कि इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को सही वाक्यों से भरो। तो यहाँ लोगों द्वारा परिश्रम किया गया और क्या है, किसानों को लाभ मिला। ये यहाँ पे बच्चों के लिए कार्य हैं, तो यहाँ इसको रहने देते हैं हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है गांव में कौन रहते थे। इस महाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। कैसे? तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेलल्ला। साधारण हलवाओं को उनवार। और भूमिहीन मजदूर या दास क्या कहलाते थे? कड़ैसियार। और क्या कहलाते थे? अधिमई। अब यहीं से आपको यूपीएससी में पूछ दे या बीपीएससी में पूछ दे कि कड़ैसियार क्या है, अधिमई क्या है, या वेलल्ला क्या है, तो आपको जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि ये छठी कक्षा की एनसीईआरटी में है ना, कहीं और नहीं है। तो देखते हैं कि तमिल क्षेत्र में क्या कहा गया। भूस्वामियों को पहला आपको लिखना है भूस्वामी और उसके सामने देना है एरो और उसमें लिखना है वेल्लाल, ठीक है। दूसरा लिखिए साधारण हलवाहों अर्थात हलवाहों को क्या कहा गया? उनवार, ठीक है। और भूमिहीन मजदूर को, दास को कड़ैसियार और अधिमई, ठीक है। कड़ैसियार और अधिमई क्या थे? तो भूमिहीन मजदूर और दास थे। और क्या है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। प्रधान, गांव का जो प्रधान था वो कहलाता था ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था, ठीक है। अब आपसे कथन के रूप में पूछ दे कि ग्राम भोजक का पद उत्तरी भारत में ग्राम भोजक का पद क्या था? वंशानुगत था। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ। आगे है ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन? तो ग्राम भोजक। और क्या है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति, ठीक है। अन्य जो स्वतंत्र कृषक थे जो ग्राम प्रधान के अलावा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, इन्हें दास कर्मकार, इनमें क्या कहते थे? इनमें कौन आते थे? दास या कर्मकार, ठीक है। और जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। और अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब आगे देखते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो यहाँ पे है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, ठीक है,
मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था और गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर में हमने क्या पढ़ा, ये जो पढ़ा था भूस्वामी, विल्लाल, वेलल्ला, उनवार और जो कड़ैसियार अधिमई हम लोगों ने नाम पढ़ा वो कहाँ मिला है, कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, तो इन्हीं संगम साहित्य में। ठीक है, अब यहाँ पे है नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो तुमने जातकों के बारे में पढ़ा होगा। क्या है जातक? ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यहाँ पे ये जातक कथा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। एक निर्धन की चतुराई। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है, जैसे शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, इसको देखना है। तो नीचे सांची की ये देखना है, ये तो वलय कूप है और कहाँ मिला है, दिल्ली में, और ये है सांची में मिला हुआ। तो ये क्या है, सांची की मूर्तिकला है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है और तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। और इन दीवारों को देखना है कि क्या वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर से, और क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का भी वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है हर चीज़ को। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपको देखना है, ढूंढना है क्या क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं कि अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुस्सल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों और भविष्य में पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकते हो सकता है कि वो दबे हुए हों, अभी बाद में फिर से उत्खनन हो तो फिर वो मिल जाए, है ना। आगे है प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। ठीक है, और आगे है कि जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। और मानचित्र 7 में क्या ढूंढना है आपको, तो भरूच ढूंढना है और अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं बेरी गाजा। बेरी गाजा किसका यूनानी नाम है, तो ये भरूच का यूनानी नाम है। तो बेरी गाजा की कहानी पढ़ते हैं कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे और राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाना है आपको और 2 ऐसी चीज़ें बताना है जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले आहत सिक्के, उसके बाद सिक्कों को देखेंगे। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि मान लिया कि ये गोल सिक्का है और उस पर कोई ठप्पा, ठीक है, एक इस तरह का ठप्पा आया और ये गीली धातु है, मतलब धातु को पिघला के अभी रखा गया है और उस पर इस ठप्पे को जाके पंच कर दिया गया, मार दिया गया, है ना। तो उससे इसकी आकृति इस पर चिपक गई, ठीक है, ऐसा चिपक गया इस पर, इसी के कारण क्या कहा, इस पर चोट पहुंचा के इसको ये छापा बनाया गया, तो इसलिए कहा गया आहत सिक्के। ठीक है, और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब आगे देखते हैं सिक्कों पर कि पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब करीब 500 साल चले। ठीक है, इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो यहाँ पे कुछ चित्र देख रहे होंगे आप लोग, है ना, ये आहत करके बनाया गया है। ये दोनों सेम चित्र है और ये कुछ तो पत्ते जैसा बनाया हुआ है। ठीक है, और ये भी आहत सिक्के हैं, इस पर कुछ तो बनाया हुआ है।
आगे हम लोग चलते हैं, विनिमय के अन्य साधन। तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ना है कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, और लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे न छूट जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। और समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, ये देखिए, समझिए इस पूरी कविता को और बात कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग नगर। हमने सिक्कों को देख लिया, अब यहाँ नगर देखते हैं। अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। ठीक है, मानचित्र 7 देखना है पृष्ठ संख्या 105 पर। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, और क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी, मथुरा। इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख मिले हैं। और मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनानी है। ठीक है, और ऐसे व्यवसाय का जिक्र करना है, ऐसे व्यवसाय के बारे में बताना है जो कि हड़प्पा में नहीं पढ़ा है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे है शिल्प तथा शिल्पकार। उससे पहले देखते हैं उत्तरी काले चमके पात्र, NBPW। तो ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ठीक है, कौन, तो उत्तरी काले चमके पात्र। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। ठीक है, ये बनाते किससे बनते थे, तो मिट्टी से, और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, होते तो ये किसके थे, मिट्टी के ही थे, लेकिन वो चमकते थे शीशे के जैसे। अब आगे देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। तो पुरास्थल से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके, तो कपड़े के, और यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, वाराणसी और कहाँ, उत्तर में, और दक्षिण में कौन, तो मदुरई। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लग गए थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अब आगे देखते हैं सूत काटने और बुनने के नियम। तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जा चुका है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। आगे है कि इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। और वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, समझे। और उन महिलाओं की सूची बनाना है जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। और क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, तो किस प्रकार की मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, और अभी क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, ये भी पता होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। ठीक है, अरिकामेडू से प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा जाता है, यही नाम लेकर पूछा जाता है। देखते हैं कि मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिकामेडू कहाँ ढूंढना है, तो पुदुचेरी में है ये ढूंढना है आपको।
और पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ठीक है, पूछा जाएगा एम्फोरा क्या है और यही लिख देगा ऑप्शन में कि भूमध्य सागरीय पात्र। तो आपको वही सही लगा के आना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है। इसमें क्या रखा जाता था? इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। क्या? तो एरेटाइन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें मिली है हमें। क्या? तो एम्फोरा मिल गया और एरेटाइन। ये क्या है? तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों ये पात्र हैं। एम्फोरा पात्र है जिसमें कोई तैलीय पदार्थ, तरल पदार्थ रखा जाता था। और एरेटाइन क्या है? तो ये लाल चमकदार बर्तन है जो इटली के किसी शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसे मुहर पर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और क्या है? तो आगे हैं कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे कि रोम के साथ संबंध बनाने वाले साक्ष्यों की सूची बता दी है, तो वो देखा जाएगा। यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं और कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। यहाँ पे अन्यत्र में देखते हैं कहीं और का कि मानचित्र 6 अर्थात पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढना है आपको। और यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था ऑगस्टस। ठीक है, उसने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए और ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, एम्पी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी और यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। तो ये जो एम्पी थिएटर है रोम का, ठीक है, ये अभी भी उतना ही प्रसिद्ध है। लोग जाते हैं वहाँ और उसको देखते हैं। इस एम्पी थिएटर से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप लोग व्लॉग देखते हैं तो ऐसे व्लॉग देखा कीजिए। ठीक है, जहाँ से कुछ जानकारी मिले, ना कि किसी के लड़ाई झगड़े वाला व्लॉग, है ना। आगे है उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। और ये बड़े खुले रंग मंडल, एम्पी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, ये सोचना है आपको। तो पहले जाइए वीडियो भी देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये था चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, जैसे उपयोगी शब्द है लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, कुछ कुछ और शब्द थे। वलयकूप भी देखा हमने, पत्तन पढ़ा और प्रमुख पत्तन के बारे में पढ़ा। उसका नाम बता दीजिए जरा आप। श्रेणी किसको कहते थे ये बताइए। और भी बहुत सारे टर्म थे जो नोट करने के लिए बोला है मैंने आप लोगों को। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। तो ये देखते हैं कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई, तो करीब 3000 साल पहले। यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, ये कथन के रूप में दे देगा और आपको सही और गलत बताना होगा। यहाँ पे कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत, सिक्के कब हुए, तो करीब 2500 साल पहले। और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई, तो करीब 2300 साल पहले। और अरिकामेडू का पत्तन करीब 2200 साल पहले तथा 1900 साल पहले था। ठीक है, तो और आपको यहाँ पे ये बताना है कि मौर्य वंश अभी से कितने वर्ष पूर्व था। ठीक है, पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा है। देखती हूँ कि कितना याद है आप लोगों को। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, ये तो बताना ही चाहिए, है ना। तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे और अधिकांश गृहपति क्या होते थे, तो ये सब देखिए और इसको हो सके तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।